हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M1R5 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। और आज बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि आपका जनवरी 2021 में आया था, उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हैं और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अलग अलग 3 पार्ट हैं और पार्ट बी है और पार्ट सी है, ठीक है। तो 6 + 4 + 5 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ए पार्ट आपका 6 मार्क्स का है, बी पार्ट आपका 4 मार्क्स का है और सी पार्ट आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, देखने वाले हैं कि किस टाइप के आंसर्स आपको इस क्वेश्चन के लिए लिखने थे और ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम जो अभी सितंबर 13 से स्टार्ट हो जाएंगे उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 8 गेस्ट पेपर्स आर अवेलेबल इन 200 रुपीज़। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पेपर अवेलेबल है विद आंसर की, और हर मॉड्यूल के 2 पेपर्स अवेलेबल हैं। इस नंबर पे बात करके आप जल्दी से अपने पेपर्स ले लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर ए के साथ। तो यहाँ पे बात करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है। तो आपका एक चैप्टर है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जिसमें हमें बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपसे 3 टर्म्स पूछी हुई है। फर्स्ट इज़ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, सेकंड इज़ यूपीआई एंड थर्ड इज़ पीओएस, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगी ताकि जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट देखो, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स अपीयर सिमिलर, दे आर ऑफ सेम साइज, हैव द 16 डिजिट कार्ड नंबर एंड आर नेम एंड द कार्ड्स एक्सपायरी डेट आर मेंशन्ड ऑन बोथ। आप जानते हो, आपने देखा भी है डेबिट कार्ड को और क्रेडिट कार्ड्स को, देखने में दोनों सिमिलर होते हैं, इनका साइज़ सेम होता है, इनके ऊपर 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है, हमारा नाम होता है और कार्ड की एक्सपायरी डेट भी होती है, ठीक है। Moreover, we can use these cards to make cashless payments and withdraw money from the ATM, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन कार्ड्स का इस्तेमाल करके कैशलेस पेमेंट्स करते हैं और अपने मनी को विड्रॉ करते हैं ATM से, ठीक है। अब देखते हैं क्या इनमें डिफरेंस है एक्चुअल। क्रेडिट कार्ड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन विच यू कैन रीपे विद इन 20 to 50 डेज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पर्सनल लोन की तरह होता है जो आप अपने बैंक से लेते हो, जो आपको 20 से 50 दिन के अंदर वापस करना होता है, ठीक है। इट इज़ एन इंटरेस्ट फ्री लोन इफ़ यू कैन पे इट बैक ऑन टाइम, ठीक है। देखो, अगर आपने इस अमाउंट को टाइम से पहले भर दिया तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। Failing to do so might also lead to penalty fee along with the due interest। अब मान लो आपको टाइम लग गया पैसे देने में, आपने जो टाइम लिमिट होती है उससे ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आपको उसके बाद इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डेबिट कार्ड की। योर बैंक इश्यूज़ द डेबिट कार्ड अगेंस्ट योर सेविंग्स और करंट अकाउंट। जब भी आप बैंक में जाते हो, अकाउंट खुलवाते हो, तो आपके सेविंग्स और करंट अकाउंट के रिस्पेक्टिव आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। When you use the card to withdraw money from the ATM or swipe it to purchase something, the amount is immediately deducted from your account, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस समझना। देखो, जैसे आपने अपना डेबिट कार्ड कहीं पर यूज़ किया, कहीं पे स्वाइप किया परचेज़ करने के लिए, या फिर आपने डायरेक्टली मनी निकाल लिया अपने ATM से, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से तुरंत ही डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। सो योर बैंक बैलेंस इज स्पेंडिंग लिमिट ऑफ द डेबिट कार्ड, ठीक है। तो जितना भी आपका बैंक बैलेंस है उतना ही खर्चा आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते हो। तो वो आपकी क्या है, स्पेंडिंग लिमिट है। अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिट लिमिट देयर आर अदर क्रेडिट
कार्ड एंड डेबिट कार्ड डिफरेंसेस। देखो आपके क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, जितना ज़्यादा आपका अच्छा सिबिल स्कोर होता है उतना ही ज़्यादा लिमिट वाला आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। अगर आप अच्छे कंपनी में काम करते हो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कुछ भी है, तो बेस्ड अपॉन योर सैलरी आपका एक सिबिल स्कोर बनाते हैं और उस पे बेस्ड आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है, ठीक है। तो इस लिमिट के अलावा भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो देखते हैं ये डिफरेंसेस। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स लिखे हैं जो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को एक्चुअली में डिफरेंस नहीं पता होता है डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। पहले एस्पेक्ट की बात करते हैं, पेमेंट का सोर्स। यू पे फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो, उसमें से पैसा कम होता रहेगा। द क्रेडिट कार्ड कंपनी पेज एट फर्स्ट, यू मस्ट रीपे द अमाउंट एज पर योर बिलिंग साइकिल, ठीक है। जब आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी वो वाला अमाउंट दे रही होती है उस टाइम पर, फिर कुछ टाइम बाद आपको वो अमाउंट रीपे करना होता है उस कंपनी को, ठीक है। आपके पास एक बिल आता है मंथली, उस बिल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होती है कंपनी को। स्टेटमेंट की बात अगर करें, द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन योर बैंक स्टेटमेंट, देयर आर नो सेपरेट स्टेटमेंट फॉर द कार्ड। आपने देखा होगा जब भी आप अपनी पासबुक की एंट्री करवाते हो उसके अंदर सारी एंट्री आती है आपके डेबिट कार्ड्स की, जो आपने ATM से यूज़ किया है या फिर कहीं पर स्वाइप किया है, तो उसके लिए अलग से कोई सेपरेट स्टेटमेंट नहीं बनती है, आपके पासबुक में ही, आपके बैंक स्टेटमेंट में ही वो रिकॉर्ड्स रहता है, ठीक है। अगर बात करूँ क्रेडिट कार्ड की, द क्रेडिट कार्ड कंपनी सेंड्स यूर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स एवरी मंथ। तो हर मंथ आपको आपकी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मिल जाती है, एक्चुअली वो बिल होता है जो आपको पे करना होता है टू द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगी फ़ी की। पिन जनरेशन एंड एनुअल मेंटेनेंस फ़ी। आपने देखा होगा डेबिट कार्ड में पिन जनरेट करते टाइम और एनुअल मेंटेनेंस फ़ी कटती है हर साल। और यहाँ पे बात करूँ क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग की अलग फ़ी होती है, लेट पेमेंट की अलग फ़ी होती है, एनुअल फ़ी अलग होती है एंड अदर मल्टीपल कॉस्ट, मतलब ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। सो क्रेडिट कार्ड आपको जब लेना चाहिए जब आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस है या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो आपको फ़ायदा मिलता है क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है। इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो नो इंटरेस्ट इज़ चार्ज्ड एज द अमाउंट इज़ डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है क्योंकि आपका अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट जा रहा है। इंटरेस्ट इज़ चार्ज्ड इफ़ यू डू नॉट पे द बिल विद इन द ड्यू डेट। जैसे आपका बिल आता है ना कि आपके बिजली का बिल आता है जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक डेट मिलती है, उस डेट तक आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करनी होती है। अगर आप नहीं करते तो उस पर फिर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। उस तरीके से आपका होता है क्रेडिट कार्ड वाला बिल, ठीक है। फंड लिमिट इक्वल्स टू योर बैंक अकाउंट बैलेंस। जितना आपका अकाउंट में बैलेंस है उतनी आपकी लिमिट है, उतना ही खर्चा आप कर सकते हो। इक्वल्स टू द क्रेडिट कार्ड लिमिट। जितनी आपकी कार्ड की लिमिट है उतना खर्चा आप कर सकते हो। रिवॉर्ड्स, मिनिमल रिवॉर्ड्स ऑन स्पेंडिंग। तो आपने देखा होगा डेबिट कार्ड पे ज़्यादा रिवॉर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी सारे कैशबैक होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, एयर माइल्स एंड मच मोर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। तो इसी के साथ हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बताया है ताकि आप कुछ और भी पॉइंट्स समझ सको और अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिखने को मिलता है तो आप इसमें लिख सको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे UPI की। UPI आप जानते हो, सब लोग यूज़ भी करते हो आज के एरा में। तो एक्चुअली UPI की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। UPI स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज़ अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूज़र्स टू ट्रांसफ़र मनी बिटवीन द बैंक अकाउंट्स, ठीक है। आप पेटीएम यूज़ करते हो, आप फ़ोनपे यूज़ करते हो, आप गूगल पे यूज़ करते हो, ये सारे क्या हैं आपके UPI पेमेंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप अपने बैंक अकाउंट से, मतलब आप अपने फ़ोन से बैंक अकाउंट को ऑपरेट करके अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हो। किसी को आपको पैसे भेजने हैं भेज सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय, अब देख लो इसको बनाया किसने था, इसे बनाया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है आपकी। इट एलिमिनेट्स द नीड टू
enter bank details or other sensitive information each time a customer initiates a transaction। आपने देखा होगा एक बार आप अपना लॉगिन कर लेते हो अगर पेटीएम में या फिर गूगल पे में, तो आपको बार बार आपकी बैंक की डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली OTP के हेल्प से पेमेंट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको पेमेंट करते वक्त ध्यान देना होता है कि कहीं आप कोई फ्रॉड पेमेंट ना कर दो, किसी फ्रॉड इंसान को पैसे ना भेज दो। तो आपको UPI का इस्तेमाल करते टाइम भी ध्यान देना पड़ता है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बेफिक्र होकर पेमेंट करो, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसमें भी थोड़ा सा सिक्योरनेस रखनी पड़ेगी। देखो अब, द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइन टू इनेबल पीयर टू पीयर इंटर बैंक ट्रांसफर्स थ्रू अ सिंगल 2 क्लिक फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। देखो पहले की अगर बात करें आज से 15-20 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपको अगर बैंक में जाना है, मतलब अगर आपको अपने बैंक से किसी और बैंक के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो उसके लिए आप पहले फॉर्म भरो, लाइन लगाओ, ठीक है, फिर वो कुछ टाइम में जाते थे पैसे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप एक सिंगल क्लिक के साथ मैं बोलूँगी कि आप पैसा भेज सकते हो, इवन इंटर बैंक ट्रांसफ़र भी आराम से हो जाती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा मिला है हमें UPI से। द इंटरफेस इज़ रेगुलेटेड बाय RBI। RBI से रेगुलेट करता है इंडिया सेंट्रल बैंक, आप जानते हो। इट वर्क्स बाय ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन द 2 बैंक अकाउंट्स अलॉन्ग विद अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो 2 बैंक के बीच में जब आप पैसा भेजते हो तो उसमें जो इंटरफेस है उसे कौन मैनेज करता है, उसे करता है RBI, ठीक है। The system is said to be safe and secure method of transferring money between the 2 parties and eliminates the need to transact with physical cash or through a bank। तो अब मान लो अगर आपको बहुत सारा कैश जमा करवाना है अपने अकाउंट में, तो आपको उसके लिए लेट्स सपोज आपको बहुत सारा कैश देना है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो उसको देने के लिए आप सिक्योरिटी से जाओगे अपनी कार में या फिर कैसे भी जाओगे, तो उसमें बहुत खतरा होता है। बट अब क्या है कि आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से वो पैसा उस पर्सन के अकाउंट में डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सेफ़ है, सिक्योर मेथड है, ठीक है। द पायलट सिस्टम वॉज लॉन्च्ड इन, अब ये देख लो कि लॉन्च कब हुआ था। तो जो आपका UPI है ये आपका लॉन्च हुआ था अप्रैल 11, 2016 में, ठीक है। Banks across the country started to upload their interface in अगस्त 2016, ठीक है। तो अगस्त 2016 तक ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया था। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है UPI के, देखते हैं। अ नंबर ऑफ की फीचर्स आर ऑफर्ड बाय द UPI। यूजर्स कैन एक्सेस बैलेंसेज एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज अलॉन्ग विथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। तो आप देखते हो कि आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे में से जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, बैलेंस कितना है चेक कर सकते हो, किसको आपने पैसा सेंड किया है या फिर रिसीव किया है, ये सब पता लग जाता है आपको। टू सेंड मनी यूज़र्स नीड एन अकाउंट नंबर, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC, ठीक है, IFSC विच इज़ एन अल्फ़ान्यूमेरिक कोड दैट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, ठीक है। तो इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। द मोबाइल नंबर ऑफ द रेसिपिएंट एंड अ वर्चुअल ID और आधार नंबर विच इज़ लाइक अ सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो फ़ोन पे, गूगल पे और जो आप ऑनलाइन जैसे कि आप देखते हो कि डिश, आपके घर में डिश लगी है अगर मान लो, तो उसका आप रिचार्ज करते हो तो उनकी भी अलग एप्लीकेशंस आती है ना, तो वो सब कैसे कर लेते हो आप, UPI से तो करते हो, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो इतना आप लिख सकते हो इस पर्टिकुलर UPI के डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, डिफ़ाइन के अंदर। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे, अगर अभी तक आपको क्लास पसंद आ रही है तो आपको सिंपली लाइक करना है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी को लेके आओ और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब बात करते हैं POS की, ठीक है। POS क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। देखो POS स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। इट रेफर्स टू अ प्लेस सच एज अ शॉप, स्टोर एक्सेट्रा where a transaction take place while buying or paying for a product or service। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह, चाहे वो शॉप हो, स्टोर हो, मॉल हो, जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन करी है। कब करते हैं ट्रांजैक्शन, जब आप कुछ खरीदते हो या फिर आप किसी को पैसे दे रहे हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, तो उस टाइम पर पॉइंट ऑफ सेल
वहाँ पर होती है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ अ फिजिकल और वर्चुअल प्लेस वेयर यू पे फॉर एन आइटम टू परचेज इट फ्रॉम द सेलर और एक्सचेंज मनी फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो जब भी आप कभी शॉप में जाते हो, शोरूम में जाते हो, स्टोर में जाते हो, तो आप किसी प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए पैसा देते हो, या फिर आप कुछ आइटम परचेज कर रहे हो तो आप उसके लिए पैसा देते हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी पॉइंट ऑफ सेल। So it can be a physical store where checkouts happens, orders are processed and bills are paid using POS terminals and systems. Or it can be virtual sales point such as a computer or mobile electronic device. तो आपने देखा होगा जब भी आप मॉल वगैरह जाते हो तो वहाँ पर होते हैं आपके POS टर्मिनल, जहाँ पे आप अपना बिल बनाते हो। ठीक है, वहाँ पे आपकी पेमेंट होती है, चेकआउट करते हो आप, तो वो सब किसके अंदर आता है, आपके POS के अंदर। तो ये आपके फिजिकल स्टोर भी हो सकते हैं और आपके वर्चुअल सेल पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सच एज कंप्यूटर और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, हो सकता है ना। POS में इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो POS के लिए आपके पास वेराइटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस होने चाहिए, जैसे कि बारकोड रीडर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर, अ कंप्यूटर जिसमें एंट्री होगी, अ प्रिंटर आपके लिए प्रिंट करेंगे बिल, मैग्नेटिक कार्ड रीडर एंड टच स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, तो ये सारे डिवाइस ज़रूरी हैं आपके POS के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर एट POS इन रिटेल स्टोर मे कंटेन द प्राइस ऑफ ऑल देयर फूड आइटम्स एंड मे ऑल्सो अलाउ एनालाइजिंग द सेल्स डेटा, इन्वेंट्री एंड अकाउंट। ठीक है, तो जो कंप्यूटर आपके POS इन अ रिटेल स्टोर में है, उसमें क्या होगा, आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं उनका प्राइस होगा, और वो साथ ही साथ ये एनालाइज कर पाएगा कि किस पर्टिकुलर आइटम की सबसे अच्छी सेल हो पाई है, तो उसे हम ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, फर्दर मोर द फ्रेज पॉइंट ऑफ सेल और इट्स मीनिंग हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ई-कॉमर्स हैज़ एक्सटेंडेड दिस कंसेप्ट फ्रॉम द फिजिकल प्लेस टू द वर्चुअल वर्ल्ड। अब ई-कॉमर्स की वजह से क्या हो गया है, पहले ये फिजिकल प्लेस तक था, अब ये वर्चुअली भी पॉसिबल हो गया है। बट वट एवर इट मे बी इन द फ्यूचर, इट विल ऑलवेज बी द लास्ट पॉइंट ऑफ योर शॉपिंग जर्नी। ऑब्वियस सी बात है, शॉपिंग करने के बाद हमारा एकदम लास्ट पॉइंट क्या होता है, अपनी पेमेंट करना। तो ये आपकी हमेशा लास्ट पॉइंट होगा आपके शॉपिंग जर्नी की, भले ही आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर आप खुद फिजिकली स्टोर में जाकर अपना सामान खरीद रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने POS को समझ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका है B। तो हमने A कंप्लीट कर लिया, B पे आ गए हम। देखो यहाँ पे, व्हाट इज़ एन एरे फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट। तो आपको स्प्रेडशीट मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात यहाँ पे हो रही है। इसके अंदर स्प्रेडशीट के अंदर आपको एरे फॉर्मूला बताना है और एक आपको एग्जांपल लेना है डेटा का, और उसके ऊपर सम ऑपरेशन लगाना है ऑन द एरे ऑफ डेटा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सोल्यूशन नंबर B देख लो। अ फॉर्मूला इन विच द इंडिविजुअल वैल्यूज इन द सेल रेंज आर इवेल्युएटेड इज रेफर्ड टू एज एन एरे फॉर्मूला। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज जो कि आपने अपने सेल रेंज में दी है उसे इवेल्युएट करा जाता है, उसे बोलते हैं एरे फॉर्मूला। ठीक है, the difference between an array formula and other formulas is that the array formula deals with the several values simultaneously instead of just one। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग वैल्यू होती है, इंडिविजुअल वैल्यू होती है अगर बात करें एरे फॉर्मूला की। और अगर हम बात करें सिंपल फॉर्मूला तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, नॉट ओनली can an array formula process several values but it can also return several values। तो ये several values को process भी करता है और output के तौर पे return भी करता है। The result of an array formula is also an array। array formula का result क्या होता है, हमेशा array ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज इन द इंडिविजुअल सेल्स बाय 10 इन द अबव एरे। ओके, मैंने यहाँ पे एक एरे ऐड करना था, वो रह गया है, नो प्रॉब्लम, मैं उसे यहाँ पे ऐड कर देती हूँ आपके लिए। देखो, लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक बनाते हैं, स्प्रेडशीट बना लेते हैं यहाँ पे, समझना ऐसे एक बार। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कुछ इस तरीके से आपकी स्प्रेडशीट होती है। यहाँ पे आपके रोज़ होते हैं, ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी अलग अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना।
मैं डी तक बना रही हूँ और यहाँ पे आपकी रोज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान लो है 4 6 8 7 5 2 1 9 और 3, ठीक है। तो A1 से लेके C3 अगर मैं सेलेक्ट करूँगी इसको तो इसकी सेल रेंज क्या आएगी, इसकी सेल रेंज आएगी आपकी A1 से लेकर C3, ठीक है। तो ये इसकी सेल रेंज आ गई हमारे डेटा की। क्लियर हो गया? इसको आगे और बना लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे आगे भी समझाना है थोड़ा सा आपको, ठीक है। डी के बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। इस तरीके से आपका स्प्रेडशीट है। अब देखो ऊपर चलते हैं, देखो ये रहा। हम बात कर रहे थे एरे फॉर्मूले की। तो अगर आपको जो आपने अभी एरे देखा है उसमें आपको हर एक इंडिविजुअल सेल्स को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे एरे फॉर्मूला। और इसके साथ साथ देखो अब आपको इंडिविजुअल सेल्स को अलग अलग 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंगल एक एरे फॉर्मूला लगाओ और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट अ रेंज ऑफ 3:3 सेल्स ऑन अनदर पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट, enter the formula is equal to 10 into A1 is to C3 and confirm this entry using the key combination control plus shift plus enter। तो समझना इसको क्या करना है, आपको अलग से 3:3 सेल्स की रेंज लेनी है और वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू 10 इंटू A1 से लेकर C3, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने ये वाला जो आपका एरिया है इसको सेलेक्ट कर लिया, 3:3 एरिया नहीं आपका, और यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। जो आपका बार है ऊपर उस पर आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला बार के ऊपर क्या लगा दिया आपने, इज इक्वल टू 10 इंटू A1 टू C3। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लिखोगे और क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, बिकॉज आपको यहाँ पे सिंपली एंटर नहीं करना है। आप जब भी एरे फॉर्मूला यूज़ करते हो तो उस केस में आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर ही प्रेस करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The result is a 3:3 array in which the individual values in the cell range A1 to C3 are multiplied by a factor of 10। तो जैसे ही आप इसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कर देंगे उसी के साथ जो आपने सेलेक्ट किया था 3:3 की सेल रेंज, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक नंबर जो आपके A1 से C3 में था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। तो यहाँ बन जाएगा आपका 40 70 10 60 50 90 80 20 और 30, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही फॉर्मूला लगा के मैंने हर एक इंडिविजुअल सेल्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फ़ायदा होता है हमारे एरे फॉर्मूले का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन यू कैन यूज़ अदर ऑपरेटर्स ऑन द रेफरेंस रेंज एंड एरे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के साथ साथ आप और भी अलग अलग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। विद लिब्रे ऑफिस कैल्क यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंड यूज़ एक्सपोनेंट्स, कंकैटिनेशन इसके करते हैं एंड से, एंड कंपेरिजन, ठीक है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका नॉट इक्वल टू है, ठीक है। The operators can be used on each individual value in the cell range and return the result as a array if the array formula was entered। तो ये बात याद रखना, जब आपने array formula लगाया तो उसका result भी array में ही आएगा, ठीक है। Comparison operators in an array formula treat empty cells in the same way as in a normal formula, ठीक है। तो comparison operators आपके ट्रीट होते हैं एज अ एम्प्टी सेल्स इन द एरे फार्मूला, जिस तरीके से वो एज अ नॉर्मल फार्मूला में ट्रीट होते हैं, दैट इज आइदर अ ज़ीरो और एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ सेल्स A1 एंड A2 आर एम्प्टी द एरे फार्मूलाज दिस इज इक्वल टू A1 टू A2 इज इक्वल टू, ऐसे एम्प्टी आप लिख दोगे, एंड A1 से A2 इज इक्वल टू 0, बोथ विल रिटर्न अ 1 कॉलम 2 रो एरे ऑफ सेल्स कंटेनिंग द ट्रू, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर था ना ये वाली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए कि एरे फॉर्मूला होता क्या है और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया था कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दो,
ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देना है और सम ऑपरेशन लगाना है ऑन द एरे ऑफ डेटा। तो इसका एग्जाम्पल नीचे अवेलेबल है, देखो यहाँ पे है, ये रहा, ये सम का एग्जाम्पल है। सम बेसिकली क्या करता है, ऐड कर देता है ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ द सेल्स। सिंटेक्स क्या होता है, सम में आप नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ऐसे करते करते आप नंबर लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको लगाना है सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन है ये, एक मिनट रुकना, ठीक है। और यहाँ पे 30 नंबर तक आप यहाँ पे इन नंबर्स को ऐड करवा सकते हो। नंबर 1 टू नंबर 30 आर अप टू 30 आर्ग्यूमेंट्स हुज सम इज टू बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू एंटर द नंबर्स 2, 3 एंड 4 इन द नंबर 1, 2 एंड 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, 9 विल बी रिटर्न्ड एज अ रिजल्ट। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक कॉलम है, आपका ए कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, ये आपकी फोर्थ रो है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। आपको इन सब का सम निकालना है, तो आप इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे सम, और यहाँ पे लिखोगे A1, ठीक है, A1, A2 और A3, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्या, 9। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, देखो इज इक्वल टू सम A1, A3, B5 कैलकुलेट कर देगा ये सम ऑफ 3 सेल्स, ठीक है। और अगर बात करें इक्वल टू A1 से लेके E10 कैलकुलेट्स द सम ऑफ ऑल द सेल्स इन द A1 टू E10 सेल रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप सम का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2 अलग अलग कॉलम्स हैं। एक कॉलम है नंबर सोल्ड, एक कॉलम है यूनिट प्राइस, ठीक है। ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली नाउ वी वांट टू फाइंड द टोटल सेल फॉर ईच रो। आपको निकालना है कि टोटल सेल कितनी हुई है। फॉर दिस लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, हम यूज़ करेंगे एरे फॉर्मूला का, ठीक है। तो देखो मान लो आपके पास कोई आइटम थे, उसके आपने 5 आइटम बेच दिए हैं, और वो आइटम का एक जो आइटम का प्राइस है वो है 2200, ठीक है। ऐसी अलग अलग आपकी क्या है आइटम्स है, उनके अलग अलग प्राइस है। तो आपको ये निकालना है कि टोटल जो आपने सेल करी है वो कितनी है रो वाइज। तो उसके लिए आप लगाओगे फॉर्मूला, सेलेक्ट करोगे आप सेल्स C2 से C11 तक एंड एंटर करोगे ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, आप A2 से लेके A1 को लोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे B2 से लेके B11 तक इन द फॉर्मूला बार, और उसके बाद आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका स्टार्ट है, 1 आपकी रो ये वाली है, सेकंड से ये स्टार्ट है, सेकंड से ये स्टार्ट है, कहाँ तक जा रहा है 11 तक। सिमिलरली ये B वाला है। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सम लिखना है, और आपने क्या करना है यहाँ पे A1 से लेकर आपका A11 तक जो भी सेल्स है इसे मल्टीप्लाई करना है B1 से लेकर B11 तक। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप सम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको टोटल सेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे सॉरी B1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, जो कि यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 1 तो हमारा क्या हो गया, इनके कॉलम के नेम हो गए, तो इसलिए ऐसे आएगा। तो अब आपको मिल जाएगी क्या, टोटल सेल मिल जाएगी। कैसे, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई तो करना है। 5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इस पर्टिकुलर रो की सेल आ जाएगी, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इस पर्टिकुलर रो की सेल आ जाएगी। इस तरीके से आपको हर रो के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है नंबर सोल्ड को यूनिट प्राइस से, और आपको इसका टोटल सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपके लास्ट क्वेश्चन की, जो आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वो क्या है देखते हैं। राइट द स्टेप्स, राइट द स्टेप्स टू डू ईमेल। ईमेल करने के क्या स्टेप्स होते हैं, व्हाट इज ईमेल आईडी एंड इट्स यूजेस इन द ईमेल, ठीक है। तो ईमेल आईडी क्या होती है और क्या इसका यूज़ है आपके ईमेल के अंदर, देखते हैं। नीचे आते हैं, देखो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर
प्रेस करना है, एंटर नहीं करना है सिर्फ। तो ये ध्यान रखना आप एरे फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, सोल्यूशन सी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ईमेल क्या होता है। ईमेल इज़ अ सर्विस विच अलाउज अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, ठीक है, जिससे क्या होता है आप अपने मैसेज को ओवर द इंटरनेट सेंड कर सकते हो। इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल। तो ये एक एफिशिएंट तरीका है, इसमें आपका पैसा नहीं लगता ज़्यादा, और बस आपको इंटरनेट चाहिए और आप रियल टाइम में, मतलब जिस टाइम आपने भेजा है उसी टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत यूज़फुल है, आप सब लोग जानते हो ईमेल। अब बात करते हैं ईमेल एड्रेस कैसा दिखता है और इसका क्या यूज़ है। ईच यूज़र ऑफ द ईमेल इज़ असाइंड अ यूनिक नेम फॉर हिज अकाउंट नेम, ठीक है। हर एक यूज़र जो ईमेल को यूज़ कर रहा है उसे एक ईमेल करने के लिए नेम मिलता है, उसे बोलते हैं यूनिक नेम, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट के लिए उसे एक यूनिक नेम मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, दिस नेम इज़ कॉल्ड एज ईमेल एड्रेस। अगर आपको किसी के घर पे कोई लेटर दे के आना है तो आपको उसके घर का एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। इसी तरीके से अगर आपको कोई ईमेल करेगा तो उसे आपका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, मतलब आपके जो भी ईमेल अकाउंट है उसका एक पर्टिकुलर यूनिक नाम, ठीक है। डिफरेंट यूज़र्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द ईमेल एड्रेस। तो अलग अलग यूज़र्स आपको मेल भेज भी सकते हैं और आप उनसे मेल रिसीव भी करवा सकते हो, ठीक है, यूजिंग द ईमेल एड्रेस। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल एड्रेस इज़ दिस टाइप का होता है। पहले आपका यूज़र नेम आता है, फिर आपका @ का सिंबल आएगा और फिर आपका डोमेन नेम आएगा, ठीक है। An email address consists of the two parts separated by the @ symbol. For example, ajay@gmail.com is a email address, ठीक है। हर एक ईमेल एड्रेस में दो हिस्से होते हैं जो कि आपके @ सिंबल से सेपरेट होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है यूज़र नेम और एक आपका क्या होता है, डोमेन नेम। तो अगर बात करूँ एग्जाम्पल के लिए ajay@gmail.com की, तो द फर्स्ट पार्ट अजय इज़ द यूज़र नेम दैट आइडेंटिफाइज द एड्रेस and the second part gmail.com is the domain name of the email server। देखो ईमेल सर्वर ना बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि yahoo.com, gmail.com, hotmail.com, ठीक है। तो अलग अलग ईमेल सर्वर है। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो ये बताता है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है यूज़र नेम, वो बताता है किसके लिए ये पर्टिकुलर ईमेल जा रहा है। तो एड्रेस कौन बताएगा, आपका यूज़र नेम, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका डोमेन नेम बताएगा आपके ईमेल सर्वर का, किस पर्टिकुलर ईमेल सर्वर के लिए ये ईमेल जा रही है, ठीक है। अब देखो, द यूज़र नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय द @ सिंबल। तो @ सिंबल से ये आपस में सेपरेट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द ईमेल एड्रेस, मतलब अगर आप इसे कैपिटल में लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको भी चला देगी, ठीक है। और स्पेस इसके अंदर अलाउड नहीं होते। अजय स्पेस @ स्पेस जीमेल, ये गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, इसमें स्पेस नहीं आता है और यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलके बनते हैं सेपरेटेड बाय द @ सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूजिंग ईमेल्स। ईमेल इज़ यूज्ड फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस इंक्लूडिंग कॉन्टैक्टिंग फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिंग विद प्रोफेसर्स एंड सुपरवाइजर्स, रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड स्कॉलरशिप। तो आप सब लोग जानते हो, आप यूज़ भी करते हो इसे, ठीक है। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो ईमेल। आपको प्रोफेशनल ईमेल्स भेजनी है अपने प्रोफेसर्स को, कलीग्स को, तो उसके लिए यूज़ करते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर पर्पस द मैसेज यू विल सेंड will differ in their formality, intended audience and desired outcomes। अगर आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर लिख सकते हो, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल को भेज रहे हो, आप अपने बॉस को भेज रहे हो, तो वहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ेगी, सैल्यूटेशन वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने मेल में ऐड करनी पड़ती है। अब बात करेंगे क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू मेल। आप किस तरीके से एक मेल क्रिएट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। इन ऑर्डर टू सेंड अ न्यू टेक्स्ट मैसेज टू द यूज़र, फर्स्ट क्रिएट और कंपोज द मैसेज विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। अगर आपको एक फ्रेश न्यू मेल भेजनी है तो उसके लिए आपको पहले एक मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, देखो।
स्टेप 1, ओपन योर मेल अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जिस भी मेल अकाउंट से आप मेल करना चाहते हो उसका आपको करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। स्टेप 2 क्या है, कंपोज और क्रिएट योर मैसेज बाय सेलेक्टिंग द कंपोज ऑप्शन। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी सर्वर यूज़ करते हो, जैसे हम यूज़ करते हैं मोस्टली जीमेल, जो एक गूगल का ईमेल सर्वर है, ठीक है, तो उसमें कंपोज लिखा होता है, मतलब न्यू मैसेज को क्रिएट करने के लिए आप कंपोज ऑप्शन का यूज़ करते हो। स्टेप नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखो, इन द विंडो डिस्प्लेड एंटर रेसिपिएंट एड्रेस इन द टू टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें अलग अलग क्या होते हैं, आपके सेक्शन होते हैं, तो इसमें 2 वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको अपने रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डालना होता है, ठीक है। इसके बाद आप अपने मैसेज का सब्जेक्ट डालते हो, किस सब्जेक्ट के लिए आप मैसेज भेज रहे हो, एंड देन अ बॉडी ऑफ द मैसेज, ठीक है, क्या उस मैसेज के अंदर है, एंड देन प्रेस करते हो सेंड बटन। रिमेंबर द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल शुड बी एक्सप्लिसिट एंड शॉर्ट। याद रखना, जब भी आप अपने ईमेल का सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपको उसे छोटा बनाना है और एकदम मतलब जो भी आपका काम है एकदम उस टू द पॉइंट आप लिखो उसके अंदर। जैसे मान लो आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर आपको बनना है लाइब्रेरियन, तो एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरियन। तो इस तरीके से आप जो भी मेल लिख रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज, कैसे आप रिप्लाई करोगे किसी ईमेल मैसेज के लिए, तो रिप्लाइंग इज गिविंग रिस्पॉन्स टू रिसीव्ड मेल विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। अगर आपको कोई मेल आई है और आपको उसका रिस्पॉन्स देना है तो कैसे देंगे, देखो स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1, ओपन अ ईमेल टू विच यू वांट टू रिप्लाई। जिस भी ईमेल के लिए आपको रिप्लाई करना है उसको आप पहले ओपन कर लो और फिर प्रेस करो रिप्लाई वाले बटन के ऊपर और प्रेस करो शिफ्ट R ऑन द कीबोर्ड। या तो आप रिप्लाई बटन पे क्लिक करो या फिर आप कीबोर्ड से Shift+R कर दो, दोनों केस में आपका रिप्लाई वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। स्टेप 2, इन द विंडो डिस्प्लेड एंटर द बॉडी ऑफ द मेल एंड क्लिक सेंड। जो भी आपको रिप्लाई देना है उसे आप बॉडी में टाइप करके सेंड बटन पे क्लिक कर दो। द मेल विल बी सेंट ऑटोमेटिकली टू द कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन विदाउट हैविंग टू री टाइप द टू एड्रेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 वाले एड्रेस के अंदर उस ही सेंडर का एड्रेस होगा जहाँ से आपको मेल आई है, तो आपको दोबारा ईमेल एड्रेस डालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता तो आप इसको नहीं लिख पाते, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना था ईमेल होती क्या है, क्या उसके यूसेज है, किस तरीके से आप ईमेल क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे सेंड और रिसीव का मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो हमारे गिवन थे वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे आपके चारों मॉड्यूल्स के। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो आपकी होगी मॉड्यूल M2 R5 की, उसके बचे हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके आए थे और इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का मोटिव यही है बेसिकली, एक तो आपको ये आइडिया मिल जाए कि कैसे आंसर लिख के आना है, और दूसरा किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आप उन पोर्शन पे फोकस कर सको, ठीक है। इन पेपर्स को कंप्लीट करने के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, मॉड्यूल वाइज, ताकि आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम को निकालने में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। गेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपकी तैयारी को पूरा करते हैं आपके गेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो इसे आप ले सकते हैं और बहुत से बच्चों ने लिया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इन पेपर्स का। आप ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पे बात करके अपने गेस्ट पेपर्स को आप जल्दी से मंगवा लीजिए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और इस क्लास की PDF जिनको चाहिए वो ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाती है, ठीक है। तो PDF के लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। कल तक आपको इसकी PDF मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम चैनल में, एक दिन बाद डालती हूँ सारी PDF, ठीक है। और देखो क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, PDF से भी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इंक्लूड करती हूँ जो कई बार आपको PDF में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तैयारी करिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।